नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। छत्तीसगढ़ में इस वक्त आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर जमकर चर्चा हो रही है और चर्चा के साथ साथ सियासत भी अब जमकर होने लगी है। और इस वक्त हम सीधे राजभवन में ही मौजूद हैं। हमारे साथ में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी सीधे मौजूद हैं। उनसे ही चर्चा करते हैं इस विषय को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। ये दरअसल आपकी तरफ से एक सहमति आई थी कि एक विधेयक जो है वो पारित होना चाहिए, आरक्षण कम से कम आदिवासी वर्ग को मिलना चाहिए, तमाम वर्गों को। उसके बाद एक आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया। अब वो इंतजार लोग इस बात का कर रहे हैं कि अब वो कब कानून की शक्ल लेगा, लेकिन इंतजार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे मैम? आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में इसका जन आंदोलन बड़ी तेजी के साथ हुआ। जगह जगह चक्का जाम हो रहे थे और बहुत सारी मांग की जा रही थी। फिर मुझे भी उन्होंने ज्ञापन दिया, मिले भी, कि हमारा जो है आरक्षण बहाली किया जाए, हमारा 20 से 32 किया जाए। तो मैंने उस परिप्रेक्ष्य में सरकार को अवगत कराया था कि आप इस पे तत्काल कोई कदम उठाएं और इस वातावरण को और इस असंतोष को समाप्त किया जा सके। और उसी दृष्टिकोण से मैंने फिर एक पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, मुझे विभिन्न सामाजिक संगठन के जनजाति समाज के लोगों ने आवेदन दिया है, इस पर जल्दी से कोई निर्णय लें और जो भी कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है वो मुझे अवगत कराएं। और इसका समाधान करने में यदि आपको सुझाव भी दिया था कि अगर विशेष सत्र भी बुलाना चाहें उनकी बहाली के लिए, जो 20 से 32 हुआ था, तो उसके लिए चाहे आप अध्यादेश लाएं या विशेष सत्र, तो ठीक है। सरकार ने उसको जो भी सोचा और विधेयक 1-2 तारीख को उन्होंने बुलाया। तो जब बुलाया तो मैंने तत्काल में, मेरी भी इच्छा थी कि ये सारा समाधान हो जाए और बिना किसी कारण किंतु परंतु के मैंने वो उनको स्वीकृति दे दी। और जब भी विधेयक कोई भी सत्र बुलाने आता है मेरे पास, तो जनरली उसमें विषय का भी उल्लेख होता है। तो भी मैंने उस चीज को अनदेखा किया कि चलिए, तो ये तो उसी के लिए शायद बुला रहा है। चलिए, वो जो भी हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी किया, पूछा ऑफिशियली कि इसमें कौन कौन से विषय का आप चर्चा करेंगे। तो उन्होंने लिखकर भेजा है कि अनुपूरक बजट है और हमारा ये SC ST OBC का जो है, और साथ में जो नौकरियों वाला जो है 2, 8 और 9 का जो है, उस विधेयक को हम वो करेंगे। तो चलिए, चर्चा हुई, सारी चीजें हुई। फिर इसके बाद विधेयक पास हुआ सर्वसम्मति से और सभी विधायक मंत्री लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आप इसमें दस्तखत कर दीजिए विधेयक सर्वसम्मति से। तो मैंने उनको यही कहा कि देखिए, कोई भी विधेयक को मैं एकदम सीधे नहीं करती हूँ। थ्रू शासन के द्वारा जो है, सचिवालय हमारा राजभवन के, उनके थ्रू आता है, जिसमें अंडर सेक्रेटरी और विधि हमारा सलाहकार है, उनका अभिमत होकर ही मेरे पास फाइल आती है। चूंकि अभी वो छुट्टी पे है, तो जैसे ही आएंगे तो मैं निश्चित रूप से इस पे मैं करूंगी। तो मैंने ये बात को बिल्कुल नहीं कहा था कि भाई इनको बढ़ाया क्यों है, सभी का बढ़ रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन विधि अभी सलाहकार लेना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है किसी भी विधेयक में। इसलिए विधि जो सलाहकार होते हैं वो सेशन कोर्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं राजभवन में, तो उनके ही आखिरी उनकी साइन होती है, उसके बाद मेरे पास। तब फिर उन्होंने जब आए वो 5 तारीख को, तो उन्होंने फिर ये सारी चीजों को देखा। तब उन्होंने टीप में ये लिखा मेरे लिए, आप को कुछ प्रश्न है जो सरकार से जान लेना चाहिए कि जब 58 वाला आरक्षण को हाई कोर्ट ने अवैधानिक घोषित किया है और उसके परिप्रेक्ष्य में ये जो 76 भी आ गया है, तो ये दोनों विधेयक के बारे में जानना है कि 58 के मामले में आपने जो डाटा हाई कोर्ट ने मांगा है उसके लिए आपकी क्या तैयारी है। और इसी संबंध में आपने चूंकि 10 अलग अलग बिंदुओं पर जवाब क्वेरी मांगी अपनी कि ये जो बिंदु हैं उसके आधार पर उसमें आप उसके बाद हस्ताक्षर करेंगी। अब इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिएक्शन दिया है कि क्वेरी अगर आप मांग रहे हैं तो विभागों से मांग रहे हैं, और ये जो विधेयक पारित हुआ है सर्वसम्मति से, विधानसभा से पारित हुआ है, तो उनका सीधे सीधे ये कहना है कि क्या विभाग विधानसभा से ऊपर है? क्योंकि अगर विधानसभा ने कोई चीज पारित कर दी तो विभागों से अगर क्वेरी मांगी जा रही है तो ये गलत है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, पिछले बार भी 2012 में भी तो सर्वसम्मति से हुआ होगा पास जी, फिर भी मामला कोर्ट में गया और ये सारा सवाल जवाब कौन अधिकारी देते हैं ना, जानकारी, डाटा और ये सारी चीजें। और
वही तो सारी चीजें प्रशासनिक दृष्टिकोण की जिम्मेदारी सरकार की होती है इन मामलों में। तो वही सारी चीजों को भी तो मैं जानना चाहती कि 58 में सुप्रीम कोर्ट भी गया है, सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई है। तो मेरा ये मतलब है कि इसकी तैयारी आपके पास क्या है? कल को ये भी मामला कोर्ट में जाएगा, तो मेरा तकनीकी तौर पर ये भी है कि ये सारे तथ्यों को मैं देख तो लूं। मैं इस सारी चीजों को मना तो नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीजों को जानना। देखिए, इसमें अनुच्छेद 200 में ये प्रावधान है। आपको मैं बता दूं, संविधान में जो राज्यपाल को मतलब अधिकार दिया गया है, राज्यपाल कोई भी विधेयक को या तो मतलब कुछ इंक्वायरी करके उसको वापस भी कर सकती है, रोक भी सकती है, या राष्ट्रपति को भी भेज सकती है। तो अब इंक्वायरी में किससे लूंगी? शासन से ही लूंगी ना। बिल्कुल। तो ये तो एक प्रावधान है। तो और भी बहुत सारी चीजें जो अनुच्छेद 200 में, तो ये हवाला भी हमारे विधि सलाहकार ने दिया। मैं उसी अभिमत से ही ये सारा क्वेश्चन कर रही, कोई मैं अपने मन से नहीं कर रही। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई राज्य है नहीं, झारखंड है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है, जहां पर 50% से ऊपर आरक्षण ऑलरेडी मिला है। अब ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के सामने भी अगर ये व्यवस्था होती है तो इसमें किस तरह की चुनौतियां, और आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ संभव नहीं हो पाएगा अगर ये जो भी चीजें हो रही हैं? नहीं, देखिए, उस समय इन सारे राज्यों में झारखंड का तो अभी संकल्प ही प्रस्तुत हुआ है। अभी उसको उन्होंने अनुच्छेद 9 के लिए प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 58 आपका महाराष्ट्र का है, 69 आपका तमिलनाडु का है, सबसे ज्यादा वही जी। हाँ, और 61 के लगभग कर्नाटक में। तो उन्होंने क्या हुआ है कि एक रिटायर्ड जज का एक मतलब कमेटी बनाई थी, आयोग, और उन्होंने पूरे वर्गों को, SC, ST, OBC को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पूरे प्रदेश में बारीकी से उसका सर्वे किया और उसका डाटा तैयार करके, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो सब इकट्ठा करके उसको पारित किया, और पारित करने के बाद उसको शायद पार्लियामेंट, वहां केंद्र सरकार को भेजा होगा। तो ये शायद मुझे लगता है कि ये दोनों तीनों स्टेट का जो बढ़ा हुआ है, तो वो अनुच्छेद 9 के अंतर्गत उसको शामिल कर लिया गया। जब अनुच्छेद 9 संविधान ये कहता है कि जो है धारा, कि अगर कोई इस अनुच्छेद में आ जाता है बिल, तो उसके लिए कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं दे सकता। चूंकि अब ये अनुच्छेद 9 में नहीं है, तो इस दृष्टि से कोई भी चैलेंज दे सकता है कोर्ट में। चाहे वो मतलब अभी 58 का मामला, वो भी कोर्ट में गया और निरस्त हो गया, और 76 का मामला आ गया। तो मेरे सामने ये तकनीकी, ये आधार डाटा लेना जरूरी हो गया कि अब आपके पास क्या तैयारी है। जो 58 को अवैधानिक हुआ है, तो आपके पास जो क्वांटिफाइबल जो डाटा है, तो ये रिपोर्ट मुझे देना चाहिए, मैंने मंगाया वो। और दूसरी बात है, SC, ST के लिए आपका आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक ये भी डाटा आपके पास है कि नहीं? क्या आपने इसके लिए कोई कमेटी बनाई है? जो आपका क्वांटिफाइबल डाटा है वो OBC के लिए है। तो ये सारे पहलुओं की जांचना मेरा काम है एक तकनीकी तौर पर, जो वैधानिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए। आज मैं अगर ये हस्ताक्षर करती हूँ, कल कोर्ट से दूसरे दिन स्टे हो जाए, तो फिर यथावत वैसे ही स्थिति होगी। सरकार का यही वर्जन भी हमारे पास में भी आया है। वो उनका ये कहना है कि आप हस्ताक्षर करके दे दें, और जो भी इसके तकनीकी पहलू होंगे, चाहे वो कोर्ट में जाता है नहीं जाता है, उसमें क्या पक्ष रखना है, वो सरकार उसमें देखेंगी। सबसे बड़ी चीज यही है ना, तो वो 12 में भी वही हुआ था जी। और फिर उसके बाद ये परिस्थिति निर्मित हो गई। तो ये जो चीजें केवल मतलब उनके साथ में ये देख रही थी कि ये मामला कोर्ट में जाएगा और फिर वैसी स्थिति आएगी, तो ऐसा फैसला फिर सरकार को जो सामने, तो उन लोगों के साथ क्या होगा जो अभी वर्तमान में 27 है, 14 है, 13 है। तो उन सारी परिस्थितियों को देखकर तकनीकी तौर पर ही मैं इन सारी चीजों को जान लूं, और जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि ये समाधान हो जाएगा, और मेरे अपने स्पेशल एक्सपर्ट्स हैं, और ये इन सब चीजों की राय भी ले लूं। और इसमें बहुत सारी उसमें वो भी एक पहलू के बारे में कहा कि कोई मामला, संविधान की 200 अनुच्छेद का मैं पढ़ाती हूँ, कोई मामला जो है उच्च न्यायालय से संबंधित है, या वो मतलब उसमें लिखा हुआ है कि कोई किसी भी तरह की कोई वो है, तो उसमें बहुत सारी गवर्नर को एक अधिकार भी दिया गया है। तो मैं उन सारी पहलुओं को एक्सपर्ट से भी उसका क्लियर करा लूं। अच्छा, फिगर्स के आधार पर अगर देखें, पहले जो व्यवस्था थी उसमें 20% आरक्षण ST वर्ग को था,
और 14% आरक्षण जो है वो ओबीसी वर्ग को था और 12% एससी वर्ग को था। कुल मिलाकर 46% था। बाद में इसमें 12% एसटी का बढ़ाया गया और 32% होकर वो 58 हुआ। बाद में फिर वो कोर्ट गया मामला और वहां से चुनौती मिली। आप भी लगातार इस बात को लेकर सहमति जताती रही हैं कि आदिवासी वर्ग को यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर और उनके आधार पर 32% आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये 32% आरक्षण भी मिले और 50% के दायरे में ही रहे, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो ये कैसे होगा? नहीं, तो उसका देखिए, उसके लिए क्वांटिफाइबल डाटा है, चाहे ओबीसी के लिए हो, चाहे एससी के लिए है, एसटी के लिए है, तो ये हो सकता है। जब वहां 58 हुआ है जी, कहाँ आपका महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, अब तो क्यों नहीं आपको वो सारी परिस्थितियां बताना पड़ेगा। अगर करना है तो आपको वो डाटा, अगर इसमें भी 58 रहता ही, आप समय पर अगर हाई कोर्ट के सामने ये तथ्य अगर प्रस्तुत कर देते तो ये अवैधानिक नहीं होता। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल की भी बहुत ज्यादा है, उनका पिछड़ापन है। एससी का जहाँ पहले 16 था, जैसे वो मांग कर रहे हैं, और इसी तरह के ओबीसी का है जी। और तो वो उनकी पॉपुलेशन बता रहे हैं कि 41 कुछ % है। तो आप जनरल का भी आ गया इसमें, बिल्कुल। तो वो जो 10% के हिसाब से, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हमें 10% है, 4% क्यों दे रहे हैं। ओबीसी वाले बोल रहे हैं कि हमारा 41% है, हमें 27 क्यों दे रहे हैं। तो एससी वाले बोल रहे हैं कि हमारा, और आदिवासी वर्ग का भी ये उनका अपना ज्ञापन है कि हमारी 12-22 जनजाति जो है उसका मात्रात्मक त्रुटि से अभी लंबित है। 12 जनजाति को क्लियर हो गया, उसमें हमारे 30-35 लाख लोग पुनः, तो क्या उसको जोड़ा गया कि नहीं, उसको भी शामिल करें। तो ये एक प्रकार से सभी की अपनी अपनी सामाजिक मांग मेरे सामने आई है। तो उसको भी आधार मानते हुए मैं भी ये देखना चाहती कि इन्होंने डाटा किस आधार पे बनाया। जी, संवैधानिक पद पर आप हैं, आप ये कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर आप काम करें, लेकिन यहाँ पर जो सत्ता में है कांग्रेस पार्टी, उनकी तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव बहुत ज्यादा है और इसी वजह से फैसले नहीं हो पा रहे, हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से देरी हो रही है। इस पर क्या कहेंगे मैम? देखिए, इसमें न मैं किसी के दबाव में काम नहीं करती हूँ। आपने देखा इतने 3-3.5 साल मेरे पूरे हो रहे हैं और भी कई विधेयक आए हैं जी। और मैंने वो तकनीकी तौर पर ही, क्या होता है कि संविधान के दायरे में रहकर अगर मैं कोई डिसीजन मैं ले रही हूँ और अगर असंवैधानिक तरीके से अगर मैं कोई कार्य करती हूँ तो इसके लिए न्यायालय है। कई ऐसे मामले हुए अलग अलग राज्यों में कि लोग गवर्नर का फैसले के खिलाफ भी जो है हाई कोर्ट में दायर की याचिका, और कई तरह के प्रश्न भी उठे कई विषयों को लेकर। तो उन सारी चीजों का उससे कुछ नहीं, क्योंकि इसमें तो सभी दल का समर्थन था। तो क्या दूसरे दल भी नहीं चाहेंगे, क्या बीएसपी हो, कांग्रेस जोगी है या भारतीय जनता पार्टी है, तो इसमें दबाव वाली कौन सी बात हो गई है। तो ये तो मेरा लीगल जो है एडवाइजर जो है हमारे विधि सलाहकार, उसका अगर अभिमत में ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठता तो मैं बिल्कुल साइन करती, और न इस विषय में मुझे किसी का दबाव या उससे मैं काम नहीं करती हूँ। मैं हमेशा संवैधानिक दायरे में रहकर और इस प्रदेश के जन कल्याण का हित देखते हुए ही मैं निर्णय करती हूँ, और इसमें मुझे किसी भी तरह का कोई कुछ भी बोले इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं तो यही कहती हूँ कि हमेशा, क्योंकि ये सरकार मेरी है, हमेशा बोलती हूँ, और जल कल्याण के कार्यों के लिए हमेशा मैं उनको समय समय पर दिशा निर्देश देती हूँ और बहुत सारी चीजों को उनका ध्यान आकर्षित करती हूँ। चाहे किसी भी तरह की समस्या यहाँ आई होगी तो मेरा तो यही काम है कि सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करना और यहाँ इस प्रदेश के विकास के लिए कार्य सरकार करे सबके लिए। तो ये मेरा दृष्टिकोण है जी। अच्छा, विधिक सलाह लेने की आप लगातार बात कर रहे हैं, तो ये विधिक सलाह आप स्थानीय स्तर पर ही ले रहे हैं या फिर दिल्ली या बाहर से भी कहीं से आप सलाह ले रहे हैं? जी, आपके अपने लीगल्स में? हाँ, तो लीगल जो है, मैंने कहा ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद के रहते हैं वो, और इसकी नियुक्ति भी जो है मतलब हाई कोर्ट के द्वारा होती है सचिव, इसमें राजभवन में। तो सभी राजभवन में इस तरह के इसके लिए बिठा ले जाते हैं गवर्नर के सपोर्ट के लिए, ताकि कोई भी निर्णय और कोई भी किसी विषय को लेकर वो ऐसा कोई काम असंवैधानिक ना हो जाए, क्योंकि गवर्नर को लीगल का हर चीज का ज्ञान हो,
पूरे परिपक्व होता है ऐसा नहीं होता लीगल पॉइंट पर, तो इसलिए इस तरह के बिठा ले जाते हैं। तो वो उन्हीं के ओपिनियन लेकर कर रही। अब यहाँ लीगल अभिमत की बात आई है तो यहाँ किसका क्या दबाव है बताइए। मैंने तो जो 10 बिंदु आपको दिया है वो उन्हीं का ओपिनियन है मेरे पास। पहले तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैंने ऐसा नहीं है, पहले मैंने सेक्रेटरी जीएडी को बुलाया, कमलप्रीत जी को, और आपका उनको भी बुलाया, अंडर सेक्रेटरी जो है उनको भी बुलाया, और मैंने ये सारे प्रश्नों का जवाब पूछा कि कल को अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा और आप ये बताइए कि आपके पास क्या तैयारी है। तो उन्होंने कुछ बताया, तो मैंने कहा रिपोर्ट मुझे क्वांटिफाइबल डाटा की दीजिए, उसमें क्या रिपोर्ट है, क्या है, देखना चाहती हूँ। और भी कई लोगों ने भी मुझे अपनी अपने आवेदन के माध्यम से भी जो भी मांग रखी है, तो मेरा ये जानना भी है कि ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिफाइबल डाटा। अगर ये रिपोर्ट में फिर वो सारे डाटा सही नहीं अगर होंगे, एक बात है, और सही अगर है तो फिर इन सारी परिस्थितियों को आगे कोर्ट भी जो है देखेगा कि आगे इस मामले में सरकार के तरफ से क्या पैरवी। तो जो विधेयक की प्रति लेकर आपके पास मंत्री महोदय पहुंचे थे, और उसके बाद भी क्या कोई और प्रतिनिधि के तौर पर आपसे मुलाकात आपकी हुई है, या आपको लगता है चूंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं मुख्यमंत्री जी के साथ सीधे आप बैठकर चर्चा इस विषय पर कर सकती हैं, या इस तरह से कोई उम्मीद? नहीं, निश्चित रूप से ये सारी चीजों की चर्चा मैं कर सकती हूँ और करूंगी भी कि ये सारी चीजों का विषय आ जाए। और मैंने ये भी कहा, मेरे के पास में अमरजीत भगत जी भी आए थे और जनजाति समाज के भी प्रतिनिधि आए थे, तो उनके सामने मैंने यही बात रखी कि मैं करूंगी, लेकिन ये सारी पहलुओं को मैं समझ लूं और उसके बाद मैं खुद भी मतलब चाहती हूँ कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो, और उस परिस्थिति में और अच्छा भी होता। मैं तो ये भी चाहती हूँ कि सभी दल मिलकर इस पर चर्चा करके और मेरे पास भी आते और मुझे भी समझाते, तो एक सर्वसहमति की तौर पर और तकनीकी पहलू पे चर्चा हो जाती। मैं तो चाहती हूँ कि इसका जल्दी से समाधान हो, और सारे लोग, क्योंकि इस समय सारे लोगों की जो भर्तियां बंद है, रुक गई है, मुझे बहुत चिंता है इस विषय को कि इसका समाधान कितनी जल्दी हो। कल को कोर्ट में मामला फिर चला जाएगा तो अब फिर स्थिति वैसी हो जाएगी। तो ये असली में मेरा, और यही मेरा आखिरी सवाल भी था कि चूंकि 2022 जाते जाते ये फैसला हो जाएगा इस पर, या 1 साल मतलब अगले साल तक का इंतजार करना होगा, और कितना वक्त लग सकता है? नहीं, देखिए ये तो जब आपके ऊपर है, इसका समय की मैं वो नहीं कर सकती। और अगर मुझे उचित होगा तो मैंने ये भी कहा कि मुझे इस विषय पे अगर बात होगी तो मैं राष्ट्रपति से बात करूंगी, क्योंकि वो हमारी संवैधानिक प्रमुख है, और मैं केंद्र की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रधानमंत्री से चर्चा करूं, क्योंकि जो परिस्थितियां आई है और जो लोगों की अपनी जिज्ञासा है, और इसमें न्यायालय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या इस विषय में मुझे किस तरह के कदम उठाना है। तो मैं गृह मंत्री जी से भी मैं मिलने का मैंने सोचा है, और मैं अमित शाह जी से, क्योंकि ये सारी चीजें हमको जवाब भी देना पड़ता है। आपको मालूम है, ये भी जानकारी हो जाए, किसी को नहीं पता, राजभवन में हर महीने की हमारी रिपोर्ट गतिविधि की जाती है, शासन की, प्रशासन की और राजभवन की। ये 4 को जाती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। तो ये सारे काम गवर्नर का, लोगों को ये अधिकार और क्या है, गवर्नर क्या इनकी जिम्मेदारी है वैधानिक। तो मुझे लगता है कि लोगों को अब पता है कि जितने भी कानून जो पारित होते हैं प्रदेश के कल्याण के हित के लिए, जनता के लिए, उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो विधानसभा में पास होता है, और उसके माध्यम से ही, चाहे बजट क्यों ना हो, जब तक गवर्नर उसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो लागू नहीं होता। और उसमें गवर्नर को भी एक अधिकार दिया है, जब कोई केंद्र का, सरकार का कोई कानून है और राज्य उस कानून के विपरीत कोई कानून भी बनाता है, तो उसको रोकने का भी अधिकार है कि कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए केंद्र और राज्य के कानून में। तो बहुत सारी अधिकार है। अब उन सारी चीजों को लेकर ही मैं हर चीज का चिंतन मनन कर रही हूँ कि जल्दी इसका समाधान हो जाए। चलिए, जल्दी समाधान हो जाए, इसका इंतजार आपको भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, IBC 24 को समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर चर्चाओं का बाजार इस वक्त गर्म है और इस पर सियासत भी हो रही है। सीधे राज्यपाल से हमने बातचीत की, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जितनी भी विधिक सलाह है वो उस सलाह को ले रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति के पास में जाकर भी इस विषय पर वो सलाह लेंगी, और किसी तरह का कोई दबाव राजनीतिक तौर पर उन पर नहीं है, ये सीधे तौर पर उनका कहना है। अब इंतजार करना होगा कि आगे इस विषय पर क्या कुछ होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।